नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सबसे पहला एक नाम हमें दिखाई पड़ता है 1826 से 1829। एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन। ये जो चार्ल्स मेसन है, ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाने का इसी को श्रेय दिया जाता है। अर्थात सबसे इस चार्ल्स मेसन, पहली बात तो ये है कौन, तो ये ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी था। ब्रिटिश सेना में अधिकारी था। दूसरी बात, इसने आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध में भाग लिया था। तीसरी बात, ये एक मुद्रा शास्त्री था। मुद्रा शास्त्री मीन्स न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट अर्थात जो सिक्कों की जानकारी रखता हो। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बताया। अठारह सौ 42 में द नैरेटिव इसकी एक बुक आई थी 1842 में। एक बुक है, इस बुक का नाम है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। देखिए, चार्ल्स मैसन वो पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात की, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य करने वाला या कौन है, तो वो ये चार्ल्स मैसन था। ये वास्तव में ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी हुआ करता था। इसने आंग्ल अफगान युद्ध में भाग लिया था। ये एक मुद्रा शास्त्री था, अर्थात सिक्कों की जानकारी रखता था। 1842 में इसने एक पुस्तक निकाली जिस पुस्तक का नाम था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। इस बुक में उसने बताया कि जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो हड़प्पा क्षेत्र है, उसका उत्खनन करना चाहिए, क्योंकि इसने अनुमान लगाया था कि यहां निश्चित तौर पर कोई ना कोई सभ्यता दफन है। तो सबसे बड़ी बात आप यहां देख रहे हैं कि हमने दो डेट लिखी है, एक 1826, एक 1829। सामान्य तौर पर किताबों में आपको 1826 दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने 1826 और 1829 इसलिए लिखा है कि पप्पू सिंह प्रजापत, सौरभ चौबे और उपेंद्र सिंह की जो बुक है उसमें ये 1826 मेंशन है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक जो सरकारी वेबसाइट है उस पर 1829 मेंशन है। इसलिए मैंने दोनों को स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि पप्पू सिंह प्रजापति,
सौरभ चौबे, उपेंद्र सिंह की पुस्तक में 1826 की डेट दिखाई पड़ती है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आधिकारिक यानी सरकारी वेबसाइट है वहां पर 1829 दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों डेट लिख दी हैं। तो ये चार्ल्स मेसन है। हालांकि 1842 में इसने अपनी पुस्तक, ये ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी है, आंग्ल अफगान युद्ध में इसने भाग लिया है, मुद्रा शास्त्री है, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बताया है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य इसी ने किया। 1842 में इसकी एक बुक आई, द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। इस बुक में इसमें इसने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन करना चाहिए, क्योंकि यहां निश्चित तौर पर कोई सभ्यता दफन है। हालांकि इसने अनुमान ये लगाया था, ये बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं लगा पाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता ही जहां दफन है, जबकि इसका अनुमान ऐसा था कि शायद सिकंदर के समकालीन यानी सिकंदर के काल की बस्तियां रही होंगी, इसका ऐसा अनुमान था। तो इसका इसने अनुमान लगाया था सिकंदर के काल की बस्तियां होंगी। क्या चीज? सिकंदर के काल की बस्तियां होने का अनुमान लगाया था। अनुमान लगाया था। तो मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय चार्ल्स मेसन को है। एक ब्रिटिश सेना में अधिकारी हुआ करता था, इसने कई बार आंग्ल अफगान युद्ध में भाग भी लिया था। ये एक मुद्रा शास्त्री था, अर्थात इसे सिक्कों की जानकारी थी, और अंग्रेजी में इसे न्यूमिस्टमिस्ट बोलते हैं, स्मेटिस्ट, सॉरी न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। और हड़प्पा के बारे में सबसे पहले इसने बताया। तो 1842 में बुक आई थी, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। इसमें इसने बताया था कि इस क्षेत्र का उत्खनन करना चाहिए। तो ये सबसे पहला व्यक्ति है जिसने हड़प्पा के विषय में जानकारी दी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है, ये 1831 की बात है, और अलेक्जेंडर बर्न। ये ये भी जो है अंग्रेजी सेना में एक अधिकारी है, अंग्रेजी सेना में अधिकारी है। अधिकारी है। 1831 में सिंधु नदी तथा 1832 में अफगानिस्तान के हिंदू कुश से बुखारा तक की साहसिक यात्राएं की,
इसे बुखारा बर्न्स के नाम से जाना जाता है। बुखारा बर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स ही इज कॉल्ड बुखारा बर्न्स। इसके अलावा इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इनटू बुखारा। ट्रेवल्स इनटू बुखारा में इसने हड़प्पा का वर्णन किया है। इस पुस्तक में इसने हड़प्पा का वर्णन किया है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अलेक्जेंडर बर्न है, ये भी ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है आंग्ल अफगान युद्ध में ही मारा गया था 1841 में। 1841 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये अंग्रेजी सेना में एक अधिकारी है। 1831 में सिंधु नदी और 1832 में अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर के बुखारा तक की इसने साहसिक यात्राएं की थी। इसे बुखारा बर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। 1841 में आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान इसकी हत्या कर दी गई थी। और इसकी पुस्तक है ट्रेवल्स इनटू बुखारा, इसमें इसने हड़प्पा का वर्णन किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसके बाद में 1853 1853 में पहली बार एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब थोड़ी सी इनके विषय में जानकारी कर लेते हैं। तो 1853 में आप ऐसे कर लीजिए, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में, या हम बाद में इसकी बात को करेंगे। पहले ये देखिए, ये है कौन, इनके विषय में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो 19 वर्ष की अवस्था में, आयु में, बंगाल इंजीनियर्स में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। ठीक है, इसके बाद में 1853 में पहली बार हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। इसके अलावा 1856 में दूसरी बार हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1856 में ही तथा मानचित्र जारी किया।
जारी किया। 1856 में ही, ध्यान रखिएगा, 1856 में इन्हें 2 साल के लिए बर्मा का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया। ठीक है। 1861 में ब्रिटेन में एएसआई की स्थापना की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1861 में ब्रिटेन में। ठीक है। इसके अलावा 1861 में तथा सेना की नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी। अठारह बहत्तर में राजपुताना, बुंदेलखंड, मथुरा, बोध गया तथा गौर का सर्वेक्षण किया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, तीसरा हमने सबसे पहले चार्ल्स मिशन के विषय में बात की, 1826 से 1829 उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद हमने अलेक्जेंडर बर्न की बात की, 1831-32 का काल रहा उनका। इसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ये 19 वर्ष की अवस्था में बंगाल इंजीनियर्स में एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट ये शामिल हुए थे। और 1853 में इन्होंने पहली बार हड़प्पा की यात्रा की। 1856 में इन्होंने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया और 1856 में ही इन्हें बर्मा का 2 साल के लिए मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया। 1861 में ये ब्रिटेन गए और वहां पर एएसआई की स्थापना की, अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और 1861 में ही इन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद में 1872 में इन्होंने राजपुताना, बुंदेलखंड, मथुरा, बोध गया और गौर का सर्वेक्षण किया। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अठारह बहत्तर में इन्होंने तीसरी बार हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। और यहां से इन्हें एक बिना कुबड़ वाले बैल की मोहर प्राप्त हुई। इसे विदेशी मोहर भी कहा जाता था। विदेशी मोहर भी कहा जाता था। तो देखिए,
1872 में जब तीसरी बार इन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया, देखिए सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा का 1853 में, फिर 1856 में, फिर 1872 में इन्होंने सर्वे किया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने हड़प्पा 3 बार सर्वे किया और 1872 में इन्हें सर्वेक्षण करने के दौरान जो है एक मोहर मिली, और वो मोहर कैसी थी, तो बिना कुबड़ वाले बैल की मोहर थी। अब जब इनको ये मोहर प्राप्त, इसी मोहर को विदेशी मोहर भी कहा जाता है, और चूंकि भारत में जो बैल पाए जाते हैं वो कुबड़ वाले बैल पाए जाते हैं, और मिस्र में जो बैल पाए जाते हैं वो बिना कुबड़ वाले बैल पाए जाते हैं। तो इसी आधार पे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का ये मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले जो लोग हैं वो विदेशी थे। ठीक, क्योंकि भारत में कुबड़ वाले बैल पाए जाते हैं, जबकि मिस्र में बिना कुबड़ वाले बैल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते थे। इसी आधार पर कनिंघम महोदय का यह मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग विदेशी थे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी अलेक्जेंडर कनिंघम को लेकर के। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट 1875 में, रिपोर्ट फॉर द ईयर 1872-73 वॉल्यूम 5 ASI में इन्होंने अपने तर्क दिए, अपने निष्कर्ष दिए। ठीक है, अर्थात 1872 में जब इन्होंने थर्ड टाइम, तीसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया और उन्हें एक बिना कुबड़ वाले बैल की मोहर प्राप्त हुई। अब समस्या ये थी कि भारत में जो बैल पाए जाते थे वो कुबड़ वाले बैल थे, जबकि मिस्र में जो बैल पाए जाते थे वो बिना कुबड़ वाले बैल पाए जाते थे। तो इसी आधार पे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय का ये मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग विदेशी थे, और ये बात उन्होंने 1875 में रिपोर्ट फॉर द ईयर 1872-73 वॉल्यूम 5 ASI में इन्होंने अपने ये निष्कर्ष दिए। तो क्या निष्कर्ष दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग विदेशी थे, ये निष्कर्ष उन्होंने 1875 में दिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, फिर हम लौट करके आते हैं। ये चूंकि अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर रहे थे जो 1853, 1856 और 1872 में इन्होंने 3 बार सर्वे किया था। अब 1856 की एक घटना का और वर्णन करते हैं। देखिए 1856 में कराची से
लाहौर तक रेलवे लाइन ब्रंटन बंधुओं के द्वारा बिछाई जा रही थी। ब्रंटन बंधुओं के द्वारा बिछाई जा रही थी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेलवे लाइन है और इसके बीच में ये पत्थर और ईंटें भरी हुई हैं, ठीक है। ये कहां से कहां तक है? तो ये कराची से लेकर के लाहौर तक है और इसे ये दो बंधु हैं, दो भाई हैं, जिन्हें बर्टन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है या आप ब्रंटन बंधु कह सकते हैं। तो ये जॉन ब्रंटन है, जॉन ब्रंटन। कई किताबों में बर्टन लिखा मिलेगा आपको। और यह है विलियम बर्टन, विलियम ब्रंटन। जब ये कराची से लाहौर तक ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो यहां इन्हें रावी नदी के बाएं किनारे पर, सपोज करिए ये रावी नदी का फ्लो है, ये रावी नदी है, रावी नदी, यहां पे इन्हें एक टीला दिखाई पड़ा और इस टीले को जब इन्होंने खोदा तो यहां पर इन्हें बहुत सारी ईंटें मिली, ईंटें। तो 1856 में ही जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जो ब्रंटन ब्रदर्स या बर्टन बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं, ये कराची से लेकर के लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। और जब इन्होंने मजदूरों से कुछ ईंटें ढूंढ कर लाने के लिए कहा तो सामने रावी नदी के बाएं तट पर एक टीला दिखाई पड़ा। ये क्या है? टीला है। और ये टीला क्या है? यही हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है। तो मजदूरों को एक टीला दिखाई पड़ा और वहां से इन्होंने कुछ मिट्टी हटाकर देखा तो वहां से बहुत सारी इनको ईंटें प्राप्त हुई। तो जब ये ईंटें प्राप्त हुई तो इन बंधुओं ने इसका गहन अध्ययन किया और उसके बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि निश्चित तौर पर यहाँ पर भी इस क्षेत्र का उत्खनन करना चाहिए और यहाँ कोई ना कोई सभ्यता के दफन होने के साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन समस्या ये हुई कि 1857 में, यद्यपि इन्होंने कहा, जब ब्रंटन बंधुओं ने अपनी रिपोर्ट दी इसमें, तो रिपोर्ट क्या है, जब ये कराची से लेकर के लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो जब मजदूर कुछ ईंटों को ढूंढते हुए आगे पहुंचे तो एक टीला दिखाई पड़ा और वहां से इन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर इन लोगों को ये पता चला कि निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन दफन है, कोई सभ्यता दफन है। लेकिन समस्या ये हो गई कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता, उससे पहले ही 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति के कारण बात आई गई होगी। इसके बाद में क्या हो गया? 1857 की क्रांति हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा झटका था अंग्रेजों के लिए। देखिए, क्रांति और आंदोलन में एक बहुत बेसिक सा फर्क है। क्रांति क्या है? क्रांति होती है सडन चेंज इन द सिस्टम और सोसाइटी, यानी समाज में और सिस्टम में एक अचानक परिवर्तन जो लाया जाए, और वो अचानक परिवर्तन बल प्रयोग के द्वारा, तलवार की नोक पर, अर्थात रक्त बहाकर जब कोई परिवर्तन लाया जाता है तो उसे हम क्रांति बोलते हैं। जबकि आंदोलन जो होता है वो ग्रेजुअल चेंज इन द सिस्टम और सोसाइटी होता है, अर्थात क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और आप जानते हैं कि जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां एक शख्सियत को पढ़ेंगे, गांधी। तो गांधी ने सदैव आंदोलन चलाए हैं, उन्होंने कभी क्रांति नहीं की। तो ये क्रांति का असर होता है। और ये 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी और इसका इम्पैक्ट लंदन तक पहुंचा। इसलिए जो ये सर्वेक्षण हो रहे थे, जो बार बार ये बातें उभर के आ रही थी कि कोई ना कोई सभ्यता दफन है, ये बात फिलहाल के लिए आई गई हो गई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, मैंने पहले भी बताया, जब अभी कनिंघम साहब को पढ़ा रहे थे तो मैंने अभी कहा कि कनिंघम साहब ने 1861 में एसआई की स्थापना हो चुकी है। 1872 में थर्ड टाइम, तीसरी बार इन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया है। 1875 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट फॉर द ईयर 1872-73 वॉल्यूम 5 एएसआई, ये रिपोर्ट थी जिसमें इन्होंने अपने तर्क दिए थे, निष्कर्ष दिए थे। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। अब इसके बाद में एक व्यक्ति, समय होगा 1891 का, नाम है एम लॉन्गवर्थ डेम्स। डेम्स इनका वैसे पूरा नाम है मॉन्सेल लॉन्गवर्थ डेम्स। मॉन्सेल लॉन्गवर्थ डेम्स। देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक अ टेक्स्ट बुक ऑफ बलूची लैंग्वेज, इनकी एक पुस्तक है, इनकी जो बुक है, बुक अ टेक्स्ट बुक ऑफ बलोची लैंग्वेज, इस टेक्स्ट बुक में, इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान का इलाका है वहां पर भी संस्कृतियां दफन हैं, अतः इनका उत्खनन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्खनन होना चाहिए। यानी इस टेक्स्ट बुक में इन्होंने बताया, नाम इनका क्या है? एम लॉन्गवर्थ डेम्स, मैंसेल लॉन्गवर्थ डेम्स इनका नाम है। इनकी पुस्तक है अ टेक्स्ट बुक ऑफ बलूची लैंग्वेज। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहां पर भी बहुत सारी संस्कृतियां दफन है, अतः क्षेत्र का उत्खनन होना चाहिए, ऐसी बात की गई। ठीक है। इसके बाद में देखिए, लॉन्गवर्थ डेम्स आ गए। इसके बाद में अब क्या होगा? समय होगा 1909। कौन सा? 1909। हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री ये ब्रिटिश सरकार में आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? तो ब्रिटिश सरकार में आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया। इन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण किया। ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि यहां पर उत्खनन करने से कोई लाभ नहीं है। यहां पर इनको कुछ भी, मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहां पर उत्खनन करने से कोई सभ्यता दफन मिलेगी। तो इनको कोई खास, इन्हें कुछ खास नहीं लगा। इन्हें कुछ खास नहीं लगा। और इन्होंने कहा कि हड़प्पा का उत्खनन करने से कोई लाभ नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने से कोई लाभ नहीं। और इन्होंने यही कहा था। इन्होंने कहा, ठीक है। तो हीरानंद शास्त्री ये वास्तव में हिंदी के कवि हुए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये अज्ञे जी के पिताजी थे, जो ब्रिटिश सरकार में आर्कियोलॉजिस्ट के पद पर थे। इन्होंने सर्वे किया 1909 में, हड़प्पा क्षेत्र का भ्रमण किया, और वहां इनको कुछ ज्यादा कोई खास नहीं लगा। इनका ऐसा मानना था कि यहाँ पर कोई भी संस्कृति या सभ्यता दफन नहीं है, और यहाँ खुदाई करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये इनका ऐसा मानना था। ठीक है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी घटना और थी, वो मैं बताना भूल गया था। आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए। 1899 से 1905, ये यहां पर एक छोटी सी बात मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी, वो मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, लॉर्ड कर्जन कौन है?
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये जो कर्जन है ये एएसआई की स्थापना, एएसआई का पुनर्गठन करेगा। क्या करेगा? पुनर्गठन। ये एएसआई का पुनर्गठन करेगा और इसका पहला निदेशक जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल को ये पहला, सॉरी पहला नहीं कह सकते हैं, निदेशक नियुक्त किया पुनर्गठन के बाद जो है 1902 में, 1902 में निदेशक नियुक्त करेगा। और जॉन मार्शल के अधीन दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, 1921 में इन्होंने हड़प्पा, हड़प्पा की खोज की। और दूसरे हैं राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो। तो एक छोटा सा बिंदु यहां पर छूट गया था, वो मैंने यहीं पे स्पष्ट कर दिया कि 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन वायसराय यहां पर होगा। ठीक है। और ये इसने एएसआई का पुनर्गठन किया, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया और इसका निदेशक जॉन मार्शल साहब को नियुक्त किया। जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये बिंदु आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल क्रमवाइज चल रहे हैं, क्रम से चल रहे हैं। तो 1909 की घटना से पहले ये घटना का वर्णन करना जरूरी था, दिमाग से स्लिप हो गया था, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया आपको। 1909 में मैंने बोला कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं हीरानंद शास्त्री, अज्ञे जी के पिताजी हैं ये। इन्होंने हड़प्पा का भ्रमण किया और इन्हें वहां पर कुछ खास नहीं लगा। इनका ऐसा मत था कि यहाँ पर कोई संस्कृति दफन नहीं, कोई सभ्यता दफन नहीं है और यहाँ पर उत्खनन करने अर्थात खुदाई करने से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा मानना था हीरानंद शास्त्री का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसके बाद में 1912 जेएफ फ्लीट, जेएफ फ्लीट, ये एशिया, एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से इन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया था। एशियाटिक सोसाइटी की ओर से हड़प्पा का भ्रमण किया, हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। ये जो एशियाटिक सोसाइटी है ये सम्राट द्वारा पोषित थी। क्या चीज है? एशियाटिक सोसाइटी सम्राट द्वारा पोषित थी, पोषित थी। ठीक है। इसलिए इस एशियाटिक सोसाइटी की तरफ जब एएफ, सॉरी जेएफ फ्लीट महोदय जो है वो, इन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्राउन को सौंपी और इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि उत्खनन करना चाहिए। तब क्राउन ने भारत में अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया कि तुम्हें वहां जाना चाहिए और उत्खनन करना चाहिए। ठीक है। तो ये घटना है। इन्होंने भी, जेएफ फ्लीट महोदय ने भी जो है क्या किया, जो सर्वेक्षण किया, इन्होंने कहा, क्राउन को जब अपनी रिपोर्ट सौंपी इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यहाँ न कोई सभ्यता के साक्ष्य हैं, अतः उत्खनन करना चाहिए। तब क्राउन ने भारत में अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया कि तुम्हें वहां जाना चाहिए और वहां जो है उत्खनन का कार्य करना चाहिए। इसके बाद में देखिए
इसके बाद में देखिए 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। खोज हो गई। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इसकी घोषणा तुरंत नहीं की गई। तो ध्यान दीजिएगा, इस खोज की घोषणा घोषणा यानी इसके लिए जॉन मार्शल साहब लंदन गए और इन्होंने 20 सितंबर 1924 को इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 20 सितंबर 1924 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस सभ्यता के बारे में डिक्लेयर किया। और इन्होंने ही, जॉन मार्शल साहब ने ही, अपनी पुस्तक मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन में, जिनकी पुस्तक आई थी 1927 में, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ठीक है। तो मैंने बोला 1921 में हड़प्पा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, 1922 में मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हो गई। लेकिन खोज के तुरंत बाद इसकी घोषणा नहीं हुई। जॉन मार्शल साहब लंदन वापस गए और वहां पर इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 20 सितंबर 1924 को, याद रखिए, खोज के लगभग 3 साल बाद इसकी डिक्लेरेशन हो रही है, 20 सितंबर 1924 को इसकी घोषणा की। कहां पर की? तो लंदन, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ये अखबार है, इसमें इसकी घोषणा की गई। और जॉन मार्शल साहब ने ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ये नाम जिस पुस्तक में दिया था, उस पुस्तक का नाम था मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1927। ठीक। इसके अलावा भी कुछ अन्य विद्वान हैं, इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, इनकी एक पुस्तक है। वैसे तो मैं इनकी दो पुस्तकों का वर्णन करने जा रहा हूं। एक पुस्तक है इनकी, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इनकी एक बुक है जिसका नाम है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बुक में मार्टिमर व्हीलर महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता के भारत और पाकिस्तान में स्थलों का वर्णन किया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें भारत व पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का वर्णन किया है। ठीक है। इसके बाद में इनकी फिर एक बुक, दूसरी बुक है। उस बुक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड।
ये भी मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक है जिसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें इन्होंने ग्रिड प्रणाली, जल निष्कासन प्रणाली, और सीटाडेल का वर्णन किया है। देखिए, हमने यहाँ पर आपको मार्टिमर व्हीलर महोदय की, मार्टिमर व्हीलर भी 1944 से 1948 के बीच में एएसआई के महानिदेशक रहे हैं और इनकी दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें इन्होंने भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनका वर्णन किया है। इनकी दूसरी पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें इन्होंने ग्रिड प्रणाली का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, ये। फिर जल निष्कासन प्रणाली, इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम। और सीटाडेल देखिए, इस फिगर में मैंने सीटाडेल को दर्शाया है, ये सीटाडेल है। सीटाडेल का मतलब पूरा जो नगर था वो दो टीलों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला है उसे लोअर पार्ट कहा जाता था, निम्न भाग कहा जाता था, जो जन सामान्य के लिए होता था। और जो पश्चिमी टीला है इसे ही सीटाडेल कहा जाता था, ये अपेक्षाकृत ऊंचा होता था। यहाँ पर प्रशासक वर्ग या पुरोहित वर्ग निवास करता था। तो ये जो सिटाडेल है, इस पश्चिमी टीले को ही देखिए, ये इस टीले से इसको ऊंचा दिखाया गया है, ये सिटाडेल है। इस सिटाडेल का भी वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाना है। इसके बाद में देखिए एक व्यक्ति हैं अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके महोदय की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। देखिए, इसका जो पहला संस्करण है वो 1935 में आया था और दूसरा 1948 में संशोधित संस्करण आया था। इसमें इन्होंने, इस बुक के अंदर इन्होंने नगर नियोजन, वास्तुकला, कलाकृतियां एवं दैनिक जीवन के बारे में बताया है। और अंत में मैं एक नाम बता रहा हूं, उनका पूरा नाम है सौरेंद्र नाथ राय, SN राय के नाम से जाना जाता है। इनका एक कथन है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां से पाया था उससे 3000 साल पहले ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये अक्सर कथन पूछ लिया जाता है, किसका कथन है, तो ये SN राय बोला जाता है। पूरा नाम है सौरेंद्र नाथ राय। इन्होंने कहा कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां से पाया था उससे 3000 साल पहले ले जाकर के खड़ा कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोज पर हमने चर्चा की और बिल्कुल सिलसिलेवार हमने आपको बताया कि कैसे 1826 से हमने यात्रा प्रारंभ की। 1826, फिर 18 में मैसन, उसके बाद में 1831 में कौन है, तो अलेक्जेंडर बर्न है। फिर 1853 में कनिंघम साहब हैं। 1856 में भी कनिंघम है। 1872 से 75 तक कनिंघम साहब हैं। उसके बाद 1856 में ब्रंटन बंधुओं के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। फिर 1891 में M लॉन्गवर्थ डेम्स महोदय हैं। फिर उसके बाद में 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन, जॉन मार्शल को निदेशक नियुक्त किया जाना और जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। इसके बाद में 1909 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं हीरानंद शास्त्री,
वास्तव में ये हिंदी के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के ये पिताजी हैं। इन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और इन्हें वहां पर कोई खास नहीं लगा। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी सभ्यता दफन नहीं है और यहाँ पर उत्खनन करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये 1909 में इन्होंने अपना मत दिया। कौन? हीरानंद शास्त्री जी ने। इसके बाद में JF फ्लीट महोदय 1912 में ये एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से आए थे। ध्यान रखिएगा, ये एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से इन्होंने हड़प्पा का भ्रमण किया, सर्वेक्षण किया। और जो एशियाटिक सोसाइटी थी ये सम्राट द्वारा पोषित थी, इसलिए इस रिपोर्ट मतलब JF फ्लीट महोदय ने जो रिपोर्ट सौंपी वो क्राउन को रिपोर्ट सौंपी और क्राउन ने भारत में अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया कि आपको वहां जाना चाहिए और उत्खनन करना चाहिए। इसके बाद में फिर 1921 में हड़प्पा की खोज और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है। खोज होने के लगभग 3 साल बाद 20 सितंबर 1924 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस बात की घोषणा जॉन मार्शल ने की, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी उन्होंने दी। और इन्होंने अपनी पुस्तक मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन में इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा मैंने बोला कि मॉर्टिमर व्हीलर महोदय, इनकी 2 पुस्तक है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें इन्होंने भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का वर्णन किया है। इसके अलावा मॉर्टिमर व्हीलर की ही एक पुस्तक और है जिसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें इन्होंने ग्रिड प्रणाली, जल निष्कासन प्रणाली और सिटाडेल पर बात की है। इसके अलावा एक और विद्वान हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मैके। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में नगर नियोजन, वास्तुकला, कलाकृतियां और दैनिक जीवन के बारे में चर्चा की है। तो इन तमाम बिंदुओं पर मैंने विस्तार से चर्चा की, एक एक पहलू को मैंने उजागर किया है, क्रमवार सिलसिलेवार हमने आपको चीजें बताई हैं और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। और आपको मेरी मेहनत दिखाई पड़ती है, आपको लगता है कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।